हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी एंड टुडे आई अगेन वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके को एचसीएस एचपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं, राइट। आज के हमारे लेक्चर का डिस्कशन रहेगा सॉइल्स ऑफ हरियाणा के ऊपर बेस्ड, राइट। और सॉइल्स ऑफ हरियाणा को पढ़ने के साथ ही हम लोग समझेंगे हरियाणा का एग्रीकल्चर सेटअप, कि हरियाणा में किस एरिया में कौन सी फसल होती है, राइट। और क्यों वो एरिया किस तरह की फसल के लिए प्रसिद्ध है। सो सॉइल्स ऑफ हरियाणा में हम लोग बेसिकली सॉइल का स्ट्रक्चर और हरियाणा में किस किस एरिया में कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी सॉइल मिलेगी, सॉइल को कैसे नंबर ऑफ स्टेजेस में, नंबर ऑफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे, राइट। सो सॉइल्स ऑफ हरियाणा में बेसिकली हम पहले बेसिक समझते हैं कि सॉइल होती क्या है, राइट। सो अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल एक लाइन में मतलब हुआ अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी। सॉयल अर्थ के क्रस्ट की, अब ये क्रस्ट क्या है, देखो इसकी सबसे ऊपर की लेयर है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि ये एक बेस है, ये है एक बेस एरिया, ठीक है। इस बेस एरिया के नीचे तीन पार्ट्स में इस एरिया को डिवाइड किया गया है। मान लो सरफेस है, हम यहाँ धरती पे खड़े हैं, यहाँ एक इंसान खड़ा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया इसका बेस, इसे कहेंगे क्रस्ट, ठीक है। फिर आप और ज्यादा गहराई में जाओगे आफ्टर 70 किलोमीटर्स, तब आपको मिलेगा मेंटल। और जब आप लोग लगभग 1500 किलोमीटर के बाद नीचे की तरफ और जाओगे तो आपको कोर मिलेगा। तो अपने अर्थ के इनर पार्ट को, इनर एरिया को, अगर हम सरफेस पे खड़े हों, हम धरती पे खड़े हों कहीं प्लेन मिट्टी के ऊपर, तो उससे नीचे के एरिया को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ये लगभग होता है 6370 किलोमीटर, इतनी गहराई है ना। तो भाई जो ये क्रस्ट है, सबसे ऊपर का लेयर ऑफ अर्थ है, इसकी भी अपरी पार्ट को कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है सॉइल। अब इस सॉइल का हमें क्या क्या फायदा होता है, देखो। सॉइल एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। अगर सॉइल नहीं होगी तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इसके अलावा सॉइल से ही मिलते हैं हमें इसमें दबे हुए नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा सॉइल ही प्रमोट करती है नेचुरल वेजिटेशन को। सॉइल के मलबे से ही हमें, सॉइल का जो बचा हुआ कंपोनेंट होता है, सॉइल से ही हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी इसी से बनते हैं, राइट। जैसे कि सीमेंट, ब्रिक्स, एक्सेट्रा। तो सॉइल का काम बेसिकली इंसान के लिए इस तरह से सॉइल हमारे काम आती है। और इवन अगर एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, जो उगाएंगे वही खाएंगे, है ना। और बहुत सारी फौना एंड फ्लोरा भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फौना, फौना एंड फ्लोरा, जीव जंतु और पेड़ पौधे भी इनडायरेक्टली इस मिट्टी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर मिट्टी की कैपेसिटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो इन लोगों को खाने के लिए अच्छे पेड़ पौधे मिलेंगे। और अगर अच्छे पेड़ पौधे होंगे तभी हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर इधर उधर कर सकेंगे। सो सॉइल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत तरीके से हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। हर एक एरिया में भारत के, अगर आप चाहे हरियाणा में जाओ, यूपी में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, पंजाब में जाओ, साउथ की स्टेट्स में जाओ या ईस्ट की स्टेट्स में जाओ, हर एक जगह आपको अलग अलग तरह की सॉइल मिलेगी। लेकिन ऐसा है क्यों, क्यों हमें हर एक एरिया में सॉइल अलग अलग तरीके से मिलती है? इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट। एक एरिया की जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, एज इट इज वहां डेवलपमेंट होती है सॉइल की, राइट। जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन उसी तरह का डेवलपमेंट। अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में जाओगे
तो आपको सॉइल किसी और तरीके की मिलेगी। अगर आप टेम्परेट एरिया में जाओगे तो आपको सॉइल अलग तरीके की मिलेगी। सो सॉइल वेरीज एरिया टू एरिया, जैसा एरिया जिस तरह का वहाँ क्लाइमेट, उस तरह की वहाँ सॉइल होगी, राइट। सो अपना जो हरियाणा है ये मिडल एरिया में पड़ता है, ट्रॉपिकल में भी है और टेम्परेट में भी है। जैसे कि हरियाणा का ज़्यादातर एरिया ट्रॉपिकल एरिया ही है। सो हमें यहाँ सॉइल भी उसी तरह की देखने को मिलेगी जिस तरह का यहाँ क्लाइमेट है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। आइए देखते हैं, लेकिन कुछ एरियाज यहाँ ऐसे भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, राइट। सो हम लोग बेस्ड ऑन क्लाइमेट ही देखेंगे कि सॉइल को किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर कहीं पे मिट्टी हल्की है तो उसका कारण क्या है, और कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लाइट वेट सॉइल मिलेगी, कहाँ मीडियोकर लेवल सॉइल मिलेगी, कहाँ जनरल लाइट वेट सॉइल मिलेगी, है ना। तो कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है, कैसे इसका नेचर डिवाइड होता है, डिराइव होता है, वो सब समझेंगे। अब देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल की नेचर को डिसाइड करते हैं कि सॉइल का किस तरह का नेचर होगा, किस तरह की क्वालिटी होगी। जैसे कि एक प्रोसेस होता है वेदरिंग। ये सॉइल में एक बहुत बड़े इशू का काम करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वेदरिंग। क्या इशू होता है? वेदरिंग का हिंदी में मतलब होता है मृदा अपरदन, सोयल इरोजन। वेदरिंग के कारण ही होगा मृदा अपरदन या फिर सॉयल इरोजन, राइट। ये बहुत बड़े इशू की तरह काम करता है कि भाई सॉयल की क्वालिटी को क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। अब हमें अपर्दन को या वेदरिंग को समझने के लिए कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। देखो, सॉयल आती कहाँ से है, सॉयल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली सॉइल का फॉर्मेशन होगा बाय इरोजन ऑफ सॉलिड रॉक्स फ्रॉम माउंटेन्स बाय रिवर्स। नदियों के थ्रू जो बड़े चट्टाने हैं वो चट्टाने टूट टूट कर ही, इरोड होकर ही सॉइल का फॉर्मेशन करेंगी, राइट। और इन्हें इरोड करने में कौन हेल्प करेगा? आंसर इज रिवर। अब हरियाणा के एरिया से जितनी भी रिवर्स निकल के आती हैं, सरस्वती रिवर हो या कोई और रिवर हो, वही यमुना रिवर हो, तो ये सारी रिवर्स इरोजन के माध्यम से इस सॉइल का डेवलपमेंट करेंगी, राइट। सो सॉइल जब इरोजन होके यहाँ तक पहुंचती है तो एक इस तरह की अवस्था में हमारे तक पहुंचेगी कि वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रहे। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो सॉइल की क्वांटिटी को इरोडेड होने के बाद भी इम्पैक्ट करे, है ना। जैसे कि वेदरिंग का प्रोसेस। अब आपको वेदरिंग का प्रोसेस समझ में आएगा। ये मान लो एक जगह सॉइल अच्छी खासी क्वांटिटी में है, हवा बहुत तेज चली वहां से, ये यहाँ से रिड्यूस होनी शुरू होगी, इतनी इतनी, इतना हिस्सा रह गया, फिर इतनी रिड्यूस हुई, फिर इतनी रिड्यूस हुई। इससे होता क्या है? सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है। बारिश के कारण भी, जैसे कि आपने कई जगह लैंडस्लाइड होता हुआ सुना होगा, है ना, तो ये भी एक तरह का सॉइल डिग्रेडेशन ही है। तो वेदरिंग की एक्टिविटी कभी कभी सॉइल डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आइए अब देखते हैं कि सॉइल हरियाणा में कितने तरह की हो सकती है एंड हाउ कैन आई डिवाइड द कंप्लीट सॉइल फॉर्मेशन इनटू हरियाणा। देखो, हरियाणा में एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह। इन्होंने सॉइल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हरियाणा की सॉइल बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल 6 तरीके से डिवाइड की जा सकती है, 6 पार्ट्स में इसे बांटा जा सकता है। अब उनसे पूछते हैं कि कैसे, है ना। आइए देखते हैं कौन से 6 पार्ट्स में सॉइल को बांटा गया है।
देखो भाई, आओ। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड सन 1974 में एस्टेब्लिश किया गया। यानी कि जो भी लैंड से रिलेटेड मसले होंगे उनको लेकर, और सॉइल से रिलेटेड मसले हैं उन सब के लिए एक प्रॉपर निगम लिमिटेड एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। हरियाणा का राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। आपको हरियाणा में ज़्यादातर एरिया एक तरह का ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड एरिया मिलेगा, प्रॉपर नॉर्दर्न प्लेन एरिया मिलेगा, है ना, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया कि इस एरिया को किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है, किस तरीके से बिठाया गया है ना। तो उत्तर है यमुना, घग्गर और सरस्वती। ये तीनों नदियां इस एरिया से होकर निकलती हैं, जो कि इस पूरे एरिया में प्लेन्स का डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। इन नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कारण हुआ है। जलोढ़ एक तरह की मिट्टी ही होती है, लिटराइट सॉइल, है ना। जलोढ़ मृदा का रंग पीला भूरा होता है, येलो और ब्राउनिश कलर की आपको ये मिट्टी मिलेगी। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, प्रोडक्टिव होती है ये। हरियाणा की भूमि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा के कंप्लीट एरिया को वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, राइट। जैसे कि रेत हो, जिसमें रेतीली मिट्टी हो। मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की मिट्टी मिलेगी। और अगर आप मोरनी की तरफ जाओगे, शिवालिक की तरफ जाओगे, वहाँ वहाँ के जो एरियाज हैं, कालका भी है, वहाँ पे आपको पथरीली मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वो पहाड़ों के पास का एरिया है, राइट। अब बेसिकली डॉक्टर जसवीर सिंह 6 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। सबसे पहली हो गई भाई एक्सट्रीम लाइटर सॉइल, सबसे ज्यादा हल्की सॉइल। हरियाणा के सिरसा के दक्षिण भाग, सिरसा का एरिया है जो, वहां पर फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार, इस एरिया में आपको बेसिकली कौन सी सॉइल मिलेगी? अति हल्की मृदा, यानी कि एक्सट्रीमली लाइट सॉइल। इसमें आपको चूने की अधिकता ज्यादा मिलेगी। चूना एक तरह का व्हाइट कलर का पत्थर होता है, उसकी ज्यादा अधिकता, वो ज्यादा मिलेगा इसमें। और इसमें आप लोगों को वनस्पति यानी कि अच्छा खासा एग्रीकल्चर भी खास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चूने की अधिकता है। और यू कैन से फ्लोरा फौना की कमी है, पेस्टिसाइड जो इसमें तत्व होते हैं वनस्पति वो कम है। तो यहाँ पे अच्छे लेवल का एग्रीकल्चर नहीं होगा। इस मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। अब देखो, जब मिट्टी में वनस्पति कम है, उसकी फर्टिलिटी पावर कम है, तो उसमें वाटर के क्रेविंग कैपेसिटी भी कम होगी। पानी को वो ज़्यादा समय तक अपने अंदर नहीं रख सकती, इसलिए ये मृदा शीघ्र ही सूख जाती है। लेकिन इसमें दाल एवं मोटे अनाज की फसल अच्छी होती है। एक्सेप्ट दाल यानी कि पल्सिस और मोटा अनाज, मिलेट्स, इन चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें इसमें बहुत ही कम होती हैं। अब नेक्स्ट आ गया लाइटर सॉइल या फिर लाइट सॉइल। लाइट सॉइल दो तरह की हो सकती है, बालू दोमट और बालुई दोमट, दो तरीके की। इसे रोसली मिट्टी भी कहा जाता है, थोड़ी रेतीली रोसली मिट्टी, है ना। ये कहाँ कहाँ मिलेगी? भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर और हिसार में। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। देखो, जिस मिट्टी में वाटर कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो मिट्टी अच्छी फसल देगी हमें, है ना, बढ़िया फसल देगी। तो इसमें जल धारण की अच्छी होगी और फसलें भी अच्छी होंगी। बलुई दोमट मृदा, ये मृदा नरम होती है। ये मृदा सिरसा तहसील व डबवाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। थर्ड आ गया मध्य मृदा, यानी कि मिडल लेवल पे जो मृदा हो सकती है, मीडियोकर लेवल पे। इस भारी दोमट और हल्की दोमट सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप है। आप दोनों मिट्टियों को ऐड कर दो तो आपको मध्य भाग की ये मिलेगी। ठीक है। ये 3 तरह की हो सकती है, दोमट, हल्की और मोटी। नूह और फिरोजपुर झिरका के एरियाज में आपको इस तरह की सॉइल मिलेगी। हल्की मृदा की बात करो तो ये आपको गुरुग्राम के एरिया में मिलेगी। और राज्य मध्यवर्ती भाग हैं जितने भी, जैसे सोनीपत है, गुरुग्राम है, कुरुक्षेत्र, यहाँ आपको दोमट मृदा ज्यादातर देखने को मिलेगी। फोर्थ आ गया सामान्य भारी मृदा, जो कि थोड़ी वेट में भारी होगी, क्वांटिटी में, है ना। ये आपको यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद आदि में मिलेगी। यहाँ प्रतिवर्ष आपने सुना ही होगा, यमुनानगर के एरिया में बारिश अच्छी खासी होती है, और फॉरेस्ट का डेवलपमेंट भी उसी एरिया में ज़्यादा है। तो यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिसे खद्दर कहते हैं। इसमें फसलें कौन कौन सी होगी? चावल, गेहूं, गन्ने की फसल होती है और अन्य फसलें। भारी तथा बहुत भारी मृदा, पांचवी आ गई बहुत ज्यादा वेट हो जिसमें, है ना, एक्सट्रीम वेटेज मृदा हो जो, ये आपको थानेसर, जगाधरी और फतेहाबाद में मिलेगी। राइट, थानेसर में मिलेगी, जगाधरी में मिलेगी और फतेहाबाद में।
इसके अलावा गेहूं, चावल, जौ और कपास, इनकी फसलें इस मृदा में अच्छी पाई जाएंगी। थानेश्वर एरिया, फतेहाबाद में घग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट आ गई शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टानी मृदा। शिवालिक का मतलब है कि हरियाणा के वो एरियाज जो शिवालिक हिमालयाज के साथ टच करते हैं, राइट। इसे हम समझते हैं कि ऐसा किस तरीके से है। देखो शिवालिक मृदा का क्या मतलब है। बेसिकली शिवालिक मृदा इज लाइक, जैसे अपने हिमालयाज हैं, है ना, तो इन हिमालयाज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेट हिमालय, हाँ, ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय और अंतिम है शिवालिक। ये जो शिवालिक हिमालयज हैं, इसके बाद पूरे एरिया में प्लेन शुरू हो जाता है, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। तो जो इस शिवालिक हिमालय के आसपास का हरियाणा का एरिया है, ये उस एरिया की बात करता है, राइट। अब देखो शिवालिक और चट्टानी मृदा, ये पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अंबाड़ा, ये एरियाज जो हिमालयाज के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं, वहां वहां होगी। कालका और नारायणगढ़ तहसीलों के पास गिरिपादी है। चट्टानी मृदा की अगर बात की जाए तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। ये मृदा अपर्दन, सॉयल इरोजन की बात हो गई। राज्य में मृदा अपर्दन मुख्यतः जल और वायु, देखो वाटर के कारण, अगर पानी सॉइल के ऊपर से निकलता है, और दूसरा अगर वायु, हवा के कारण भी ये हो सकता है। उपजाऊ परत, जो ऊपर की सबसे फर्टाइल परत होगी, वो नष्ट हो जाती है इसके कारण, और चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर। ये होगी मृदा की बात। अब एग्रीकल्चर देखो, जिस तरह की एक एरिया में मृदा होगी वैसा ही वहां एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर इन हरियाणा या फिर हरियाणा में कृषि। देखो हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। आपने सुना होगा किसान आंदोलन भी हरियाणा के एक बड़े भाग से हुआ था अभी पीछे 2020-21 में। हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत अच्छे लेवल पे होती हैं। उस एरिया को हरियाणा कहा जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि पर आधारित है। ज्यादातर लोग, आप लोगों को यहाँ यहाँ की इकोनॉमी है वो कृषि के ऊपर ही आधारित है। लोग खेती ही यहाँ ज्यादा करते हैं। हरियाणा की 86% भूमि कृषि योग्य है। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े एरिया की मेजॉरिटी ऑफ भूमि, ज्यादातर एरिया पे कृषि की जा सकती है, खेती करना संभव है। 86% ऑफ द लैंड फ्रॉम हरियाणा इज केपेबल टू प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, है ना। कृषि जलवायु क्षेत्र, ये एक तरह का एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन है। हरियाणा की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है। यहाँ पर औसतन वर्षा कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। यानी एक साल में जब यहाँ बारिश होती है तो 45 सेंटीमीटर बारिश होती है। कुल वर्षा का लगभग 70% वर्षा जुलाई से सितंबर। ज्यादातर बारिश का समय जो आपको यहाँ मिलेगा वो मिलेगा जुलाई से सितंबर के मंथ तक। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस पे देखो तो पूरे हरियाणा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दूसरा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। अगर फसलों की बात करें तो हरियाणा में भी वही तीनों प्रकार की फसलें होती हैं, रबी भी, खरीफ भी और जायद भी। रबी फसलें आपको किस समय देखने को मिलेंगी, स्थानीय भाषा में इनको आषाढ़ी फसलें कहते हैं। आषाढ़ के मंथ में इनको उगाया जाता है। इन फसलों को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाएगा और मार्च के समय में, अप्रैल के समय काट लिया जाएगा। जैसे कि गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू और राई। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे पे आता है हमारा हरियाणा। तो भाई गेहूं के उत्पादन में, गेहूं देखो, अनाज के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट। बाकी चीजों के बिना कोशिश की जा सकती है, लेकिन खाने पीने की जो चीजें हैं, पानी है, अनाज है, इनके बिना जिंदा रहना असंभव है। तो गेहूं के लेवल पे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है पंजाब और तीसरे में प्रोडक्शन लेवल पे आता है अपना हरियाणा। याद रखना। राइट। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गेहूं होता है वो कहाँ, सिरसा जिले में होता है। इसके बाद फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर जींद, फिर भिवानी, फिर कैथल और फिर है करनाल। प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जानी फसल ही गेहूं है। और दूसरे नंबर पे गेहूं के अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा लेवल पे फसल उगाई जाती है तो चावल।
तो नेक्स्ट आ गया जौ। हरियाणा में ये फसल मुख्य रूप से हिसार, भिवानी और गुरुग्राम जिले में होती है। सरसों की अगर बात करो तो सरसों उगाया जाता है महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। चने की खेती पश्चिम हिस्सों में ज़्यादा की जाती है, जो वेस्टर्न एरियाज हैं हरियाणा के। सबसे ज़्यादा चना भिवानी की जिले में होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और रेवाड़ी। अब आ गई खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, इनका टाइम पीरियड चेंज है, जैसे कि जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। जैसे कि चावल, कपास, मक्का और बाजरा। अब इनका देखते हैं कि इन्हें कहाँ कहाँ। चावल की खेती हरियाणा के उत्तर पूर्वी और मध्य जो भाग है, मिडल ग्राउंड्स हैं, उन पे ज़्यादातर की जाती है। बासमती चावल में पूरे भारत में पहला स्थान आता है हरियाणा का, कि सबसे बढ़िया बासमती चावल होता है वो कौन सी स्टेट उगाती है, फर्स्ट नंबर पे है अपना हरियाणा। बासमती चावल हरियाणा के करनाल जिले में होता है, तथा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद के संयुक्त रूप से धान का कटोरा भी कहा जाता है। इन एरियाज को कलेक्टिवली कहा जाता है धान का कटोरा, अ बाउल ऑफ धान, है ना, बाउल ऑफ राइस। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिमी बंगाल में होता है। अगर पूरे भारत की बात करो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चावल कौन सी स्टेट उगाती है, उसमें हरियाणा नहीं, पश्चिमी बंगाल है। हरियाणा में चावल का कटोरा किसको कहा जाएगा? करनाल को। और चावल के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया होती है अगर पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर होगा दोमट मिट्टी। नेक्स्ट आ गया बाजरा। ठीक है जी, बाजरे में, हरियाणा में बाजरे का उत्पादन वही वेस्ट पार्ट में होता है। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले इसके लिए फेमस है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भी बाजरा उगाया जाता है। ज्वार की अगर बात करो तो रोहतक जिले में सबसे ज़्यादा ज्वार आपको मिलेगा। हरियाणा में दो प्रकार के कपास पैदा होते हैं। देखो, अगर कपास कॉटन की बात की जाए, यूएस का है अमेरिकन कपास और देसी कपास। हरियाणा में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद में होता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है? ब्लैक सॉइल, है ना। और ब्लैक सॉइल भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, आपको इसका आइडिया है? डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ कपास के लिए जो बढ़िया मिट्टी होती है ब्लैक, वो पाई जाती है। और इसका डेवलपमेंट वहाँ होता है जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उनके कारण। नेक्स्ट आ गया मक्का। इस फसल के लिए पानी की कम जरूरत पड़ती है, तथा हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इसके अलावा कुरुक्षेत्र और रोहतक में मक्के का उत्पादन होता है ना। मक्की की रोटी भी इस एरिया में बड़ी फेमस है। गन्ना उत्पादन की अगर बात करें तो इसमें हरियाणा के उत्तर पूर्वी एरियाज, हरियाणा में गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है। देखो, जहाँ बारिश अच्छी होगी, जहाँ फॉरेस्ट कंडीशंस अच्छी होंगी, सॉइल की कैपेसिटी अच्छी होगी, गन्ने का उत्पादन उसी एरिया में होता है। तो यमुनानगर में बारिश अच्छी खासी होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है हरियाणा का यमुनानगर। इसके बाद अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल और सोनीपत में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गन्ने के लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर 200 सेंटीमीटर तक बारिश नहीं होती तो गन्ने की फसल खराब होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। अब नेक्स्ट आ गई जायद फसल। जायद रबी की कटाई व खरीफ की बुवाई से पहले बोई जाने वाली फसल को कहा जाता है जायद। तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि इसे चारा फसल भी कहते हैं। फल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना सिरसा में स्थित है और ये इन्हीं फसलों के जायजा करता है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया फल उत्कृष्टता केंद्र, एक सिरसा में है। इसके अलावा उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र लाडवा, कुरुक्षेत्र। अमरूद का फतेहाबाद में है। राजकीय बाग एवं नर्सरी बरवाड़ा में बनाई गई है। राजकीय बाग एवं नर्सरी नवीपुर, अंबाला में। राइट। इसके अलावा आप देखते हैं कि हरियाणा में कौन कौन सी फसल किस किस एरिया के लिए फेमस है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई किस एरिया में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो देखो सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ गेहूं, कपास, आंवला सबसे ज़्यादा होता है। भिवानी में बाजरा, चना और मोटा अनाज। इसके अलावा गुरुग्राम में मेथी, प्याज, गेंदा फूल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फरीदाबाद में रजनीगंधा व ग्लोडियोलस का फूल सबसे ज़्यादा होता है। रोहतक में ज्वार, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके अलावा अगर आम की बात करी जाए, मैंगो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अंबाड़ा। अम्ब, देखो अम्ब से निकलता है आम, अंबाड़ा और यमुनानगर में। अमरूद की अगर बात की जाए तो करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम, यहाँ सबसे ज़्यादा अमरूद की खेती होती है।
ग्लोडियोलस का फूल फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल और गुरुग्राम में होता है। अगर बेर की बात की जाए तो बेर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक में। आंवला सिरसा, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद में। आलू की अगर बात की जाए तो ये कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा यमुनानगर, करनाल और अंबाला के एरिया में भी पाया जाता है। लहसुन की बात करो तो करनाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम और सिरसा में ये सबसे ज़्यादा होती है फसल। पपीता यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और अंबाला। कुकुरबिटस करनाल, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम। हल्दी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। मिर्च की अगर बात करो यमुनानगर, करनाल, हिसार और फतेहाबाद, इसके अलावा जींद में भी। प्याज अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला में होता है। गुलाब का फूल पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और कैथल। गेंदा गुरुग्राम, जींद, झज्जर और सोनीपत। फूल गोभी वेजिटेबल्स सोनीपत, पानीपत और यमुनानगर। देखो सबसे कम फसल और फल सब्जियों वाला जो उत्पादन करता राज्य है वो है महेंद्रगढ़, क्योंकि भाई ये एरिया कंपैरेटिवली सूखा एरिया है, राइट। यहाँ मृदा बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। फूलों की मंडी व प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल जो ओपन किया गया है ये गुरुग्राम में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, एशिया पूरे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है कुरुक्षेत्र में, राइट। तो भाई ये बात हो गई एग्रीकल्चर की और इसके साथ ही सॉइल की। तो हरियाणा में बेसिकली 6 तरह की सॉइल है। आज ही हमने पढ़ा सॉइल के बारे में, राइट। 6 तरह की सॉइल पढ़ी, जिसमें देखो कौन कौन सी। लाइट मृदा देखी, अति लाइट यानी एक्सट्रीमली लाइट मृदा देखी, मध्य मृदा मिडल लेवल पे जो मृदा होती है वो देखी। इसके अलावा शिवालिक जो हरियाणा के हिमाचल के एरिया के पास पास हिमालय के एरियाज के पास मृदा है वो देखी। भारी यानी कि वेट हो, जिस मृदा में बहुत भारी हो, एक्सट्रीमली वेटेज मृदा हो जो। सामान्य जो बहुत ही जनरल भारी हो, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हरियाणा में कंप्लीटली डिवाइड किया गया है सॉइल को भी। और ये प्रूफ हमें कौन देते हैं? डॉक्टर जसवीर सिंह। उन्होंने जियोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिफिक स्टडी की है इसके ऊपर और हरियाणा की ज्योग्राफी को, हरियाणा के एग्रीकल्चर सेटअप को समझा है। आज के समय में भी शायद ये पटियाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो आप लोगों को इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, याद करना है, ताकि आप लोग अपने पेपर में यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, राइट। और एक सिग्निफिकेंट तरीके से इसे सॉल्व करें। आगे के लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि भाई जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जितना सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए उतनी पहुंचाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी कोर्सेज में अगर आप लोग एचपीएससी एचसीएस के लिए या फिर पंजाब पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली लिंक हो वहाँ पे शेयर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। लगातार एचसीएस और एचपीएससी के जो भी प्रिपरेशन होगी उसमें हम लोग आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।